शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। हमने उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की धाराओं को पूरा कर लिया है। इस वीडियो में हम हिंद महासागर की धाराओं को पूरा कर लेंगे, चाहे वो उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो, और इस प्रकार से हमारी सारी महासागर की समस्त धाराएं पूरी हो जाएंगी। तो अगर हम हिंद महासागर की अगर हम बात कर लें एक बार के लिए, तो हिंद महासागर एक बंद महासागर है। वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की तरह नहीं है। बंद महासागर होने से तात्पर्य यह है कि उसके तीनों ओर, उस महासागर के तीनों ओर, उस महासागर के एक मिनट के लिए, उस महासागर के तीनों ओर महाद्वीप पाए जाते हैं। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप, इंडिया यानी कि ये एशिया महाद्वीप ऊपर वाला एरिया ये, और ये ऑस्ट्रेलिया, यानी कि तीनों तरफ से ये महाद्वीप से घिरा हुआ महासागर है। ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन आप देख रहे हैं कि ये अफ्रीका से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ये तीनों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बंद महासागर बोलते हैं। और महाद्वीपता का प्रभाव इस महासागर पर पड़ता है। इसी वजह से जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की धाराएं जिस प्रकार से बहती हैं, उस तरीके से हिंद महासागर की धाराएं नहीं बहती हैं। इन पर महाद्वीपता का प्रभाव आ जाता है, और यहाँ की जो महासागरीय धाराएं हैं ये मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आ जाती हैं, जिस कारण ये यूनिक तरीके से अपना ये व्यवहार करती हैं। तो यानी कि जिस तरीके से हम हॉट करंट और कोल्ड करंट के रूप में बांटकर समस्त महासागर की धाराओं को हमने पढ़ा अब तक, इन धाराओं को वैसे नहीं पढ़ा जा सकता। अब हम देखते हैं इनकी धाराओं को और किस तरीके से ये ट्रीट करती हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करें तो ये धाराएं दो भागों में बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव पड़ने लगता है। क्योंकि स्थल बंद महासागर है, तो स्थल और सागर इन दोनों का प्रभाव इन पर पड़ता है महासागरीय धाराओं पर, जिसमें स्थल समीर और सागर समीर जो चलती हैं ये दैनिक हवाएं हैं। और इसी प्रकार से जो मानसूनी हवाएं हैं इनका प्रभाव इन धाराओं पर पड़ जाता है। तो इस आधार पर जो मानसूनी प्रभाव हमारे यहाँ होता है वो दो तरीके का होता है। एक उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी हम लोग कह देते हैं, और एक दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे मानसून का आगमन भी बोलते हैं। ये ठंड के महीने में होता है भारत में, और ये गर्मी के महीने में, जाड़ों के महीने में उत्तरी पूर्वी मानसून, और गर्मी के महीनों में दक्षिण पश्चिम मानसून। जब उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उस समय हम कहते हैं ये लौटता हुआ मानसून, यानी कि स्थलीय भाग से हवाएं सागर की ओर लौटती हैं। मानसून वाले चैप्टर में आप लोगों ने जाना होगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो मई जून जुलाई में जो हमारे यहाँ बरसात होती है, मानसूनी बरसात, उसे कहते हैं मानसून का आगमन, जो सागरी भागों से स्थलीय भाग की ओर आती है। तो इन दोनों मानसूनी हवाओं के प्रभाव में महासागरीय धाराएं भी प्रभावित हो जाती हैं। तो इस आधार पर हम उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं को दो भागों में बांट लेते हैं। जब उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रभाव में वो महासागरीय धाराएं गति करती हैं, और जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की प्रभाव में आकर वो महासागरीय धाराएं गति करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब वो उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून, यानी कि जाड़ों के समय जो व्यवहार करती हैं, उसे हम समझ लेते हैं मैप में। तो यह है हिंद महासागर का मैप, जिसमें ये इक्वेटर है, और हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो ये इस वाले एरिया का हम धाराएं देखेंगे। तो उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रभाव में जो महासागर धाराएं हैं उत्तरी हिंद महासागर की, वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगी, यानी कि इस तरीके से वो गति करेंगी। और इस तरीके से आएंगी
और ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर यहाँ पर पानी इकट्ठा कर देंगी, यानी कि इनकी दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में होगी। अब देखना ये वामाव्रत गति जिसे बोल देते हैं, ये वामाव्रत गति जो इससे बोल देते हैं, ये वामाव्रत गति यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरीके से गति करती हैं। यह हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून की धारा। जब यहाँ पर अफ्रीका के पूर्वी तट पर पानी ज़्यादा इकट्ठा कर देंगे तो एक स्लोप बन जाएगा। वो स्लोप होगा कैसा, इस टाइप का एक स्लोप, यहाँ पानी कम, यहाँ पानी ज़्यादा। अब इसे काउंटर करने के लिए एक प्रतिविस्वती धारा जन्म लेगी और एक छोटी सी प्रतिविस्वती धारा यहाँ से जन्म ले लेती है। तो ये होगी भूमध्य रेखीय प्रतिविषुवतीय धारा। तो ये जो प्रभाव आएगा ये उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून। तो उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रभाव में महासागरीय धाराएं वामाव्रत यानी घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरीके से गति करेंगी। तो अब इस तरीके से हमारी उत्तरी पूर्वी मानसून धाराएं कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में महासागरीय धाराएं किस तरीके से अपना व्यवहार बदलती हैं। तो इसी मैप में हम देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आकर महासागरीय धाराएं किस तरीके से बहती हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभाव में आकर महासागरीय धाराएं घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त गति करती हैं। तो और इस तरीके से अपना सर्किल पूरा करती हैं, इस तरीके से बहती हैं। और ये वाला एरिया जो है ये सोमाली तट का एरिया है। तो इसी तट के आधार पर इसे सोमाली की धारा भी बोल देते हैं, सोमालियन करंट। तो और यह जो प्रवाह दिखाया जा रहा है ये प्रवाह दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आकर जो ये दक्षिणावर्त गति कर रही हैं ये धाराएं, महासागरीय धाराएं। तो ये जो प्रभाव है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समय का है। और एक बात ध्यान रखना, इसमें प्रतिविषुवती धारा यानी कि अगर मैं कहूँ तो वो पैदा नहीं होती है। प्रतिविषुवती धारा जो ऐसा पैदा होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसका कारण है कि जब आपने पढ़ा होगा कि जो वायुदाब पेटियां हैं वो सूर्य की गति का अनुसरण करती हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये जो पृथ्वी पे जो वायुदाब पेटियां हैं ये भी उत्तरायण हो जाती हैं। जब दक्षिणायन होता है तो ये भी दक्षिणायन हो जाती हैं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की बात चल रही है, इसका मतलब ये है कि भारत वाले एरिया में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है। गर्मी के समय ही मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी कि सूरज जो है उत्तरायण है। उत्तरायण होने का मतलब क्या है, इक्वेटर से ऊपर है, कर्क रेखा की तरफ जा रहा है। तो उत्तरायण होने से ये वायुदाब पेटियां ऊपर की यानी कि उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं। तो वायुदाब पेटियों के ऊपर की तरफ खिसक जाने से जो ITCZ है यानी कि जो जहाँ पर कन्वर्जन जोन है व्यापारिक पवनों का 0 डिग्री के आसपास वाला एरिया, डोलड्रम के ऊपर का एरिया यानी कि कहीं ये वाला एरिया, कहीं 0 डिग्री हटा दो तो ये वाला एरिया जो आ जाएगा। तो ये इस एरिया में जो जब ये ITCZ वाला एरिया ये भी उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। जब उत्तर की तरफ खिसक जाएगा तो जो ये व्यापारिक पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध में चल रही थी ITCZ के उत्तर की तरफ खिसक जाने से ये जो है 0 डिग्री को पार कर कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने दाएं ओर मुड़कर इस तरीके से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी प्रभाव में सम्मिलित हो जाएंगी। और इसी के साथ ही प्रतिविषुवती धारा भी कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में आकर ये व्यापारिक पवनों के चपेट में और कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में आकर ये दक्षिण पश्चिम मानसून में सम्मिलित हो जाता है। इस तरीके से प्रतिविषुवती धारा फिर नहीं जन्म लेती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मानसून वाले चैप्टर में हम लोग इसे और ज़्यादा डीप से पढ़कर और ज़्यादा एग्जाम्पल देकर क्लियर कर लेंगे। जब तक आप ये समझ लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून में प्रतिविषुवती धारा जन्म नहीं लेती हैं। तो ये हो गए दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा, महासागरीय धारा। अब साथ में ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं दक्षिण हिंद महासागर की धाराएं यानी कि सदर्न साउथ इंडियन
ओशन करंट। और सदर्न इंडियन ओशन करंट जो हैं वो उसी तरीके से व्यवहार करेंगी जिस तरीके से समस्त धाराएं करती हैं, क्योंकि वहाँ पर बंद महाद्वीप जैसा कुछ है, बंद महासागर जैसा कुछ है नहीं, तो वो खुला महासागर है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि उत्तरी इक्वेटर के ऊपर यानी उत्तरी हिंद महासागर एक बंद महासागर है, आप देख सकते हैं, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है। लेकिन दक्षिण में सब खुला महासागर है, दूर दूर तक है महाद्वीप, दूर दूर है महाद्वीप, पूरा का पूरा एरिया ये सब महासागरीय एरिया है, तो एक खुला महासागर है। तो वहाँ पर एक परिपक्व रूप में महासागरीय धाराएं बहेंगी। तो इस आधार पर साउथ इंडियन ओशन करंट को दो भागों में हम बांट देते हैं, हॉट, कोल्ड। हॉट की अगर हम बात करें तो हॉट में एक तो आपको पता ही है, हिंदी में लिख देता हूँ, दक्षिण विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा पहली। दूसरी की अगर बात करें तो मोजाम्बिक करंट, तीसरी मेडागास्कर करंट, चौथी अगुल्हास करंट। वहीं अगर हम कोल्ड की बात करें तो कोल्ड में आ जाएगी, एक तो सभी को पता है पछुआ पवन प्रवाह पहली। दूसरी की हम बात करें तो आ जाएगी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। हमने दक्षिण प्रशांत महासागर में देखी थी धारा एक पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, तो ये याद रखना कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा एक गर्म धारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक ठंडी धारा है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम की ओर से बहती है। अब इन्हें आप मैप में देख लेते हैं तो ये हमें क्लियर हो जाएंगी। अब हम मैप में इसे देखते हैं तो एक धारा का जन्म जो होता है, दक्षिणी विषुवतीय धारा का जन्म यहाँ से हो जाएगा और आगे चलकर ये अफ्रीका से टकरा कर नीचे की ओर जाएंगी, ये जाएगी दक्षिण विषुवतीय धारा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और एक ये वाला देश जो है ये मोजाम्बिक है, ये मोजाम्बिक के साइड में निकल जाएंगी, तो ये हो जाएगी एक हो जाएगी ये मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक। और ये जो है ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर। और एक मेडागास्कर के साइड से निकलेगी जो हो जाएगी मेडागास्कर धारा। और ये सम्मिलित रूप से आगे जब आगे बढ़ेंगी तो ये धारा हो जाएगी अगुल्हास की धारा। यानी कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर जब आगे बढ़ेंगी तो ये अगुल्हास की धारा हो जाएगी। और ये अगुल्हास की धारा जो पीछे से आ रहा है पश्चिमी प्रवाह, इसमें सम्मिलित होकर ठंडी धारा बन जाएगी। ये है पछुआ पवन प्रवाह। और ये ऑस्ट्रेलिया तक जाकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग से ऊपर जाएगा जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के रूप में बहेगा। और ये आगे चलकर दक्षिणी विषुवतीय धारा मिल जाएगा और एक गियर पूरा कर लेगा, इसे एक सर्किल पूरा कर लेगा जिसे गियर बोलते हैं। तो इस तरीके से दक्षिणी विषुवतीय महासागर की दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं कंप्लीट हुई, जिसमें दक्षिणी विषुवतीय धारा, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुल्हास ये गर्म धाराएं हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पछुआ पवन प्रवाह ये ठंडी धाराएं हैं। ये याद रखना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर ये मिलकर आगे चलकर अगुल्हास की धारा बन जाती हैं जो कि दक्षिणी हिंद महासागर की धारा हैं। जो लाल से हैं मोजाम्बिक की, अगुल्हास, मेडागास्कर, दक्षिण विषुवतीय धारा ये गर्म है, बाकी जो नीले से हैं पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये ठंडी धाराएं हैं। इस तरीके से समस्त महासागरीय धाराएं आपकी कंप्लीट हुई।